अच्छा तो देखो सीन इस तरह से है कि हमने जो है यहाँ पे क्या करना है इसके अंदर। मैंने जो भी चैप्टर है ना, कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन के अंदर चैप्टर निपटा दूँ पूरा, सही है। कोशिश मेरी रहेगी, सही है। और उसके बाद जो है ना कुछ क्वेश्चन। अच्छा मैं फजूल की बातें नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, सही, यानी सिर्फ वो बातें बताऊंगा कि जो है तुम्हारे उससे रिलेटेड हो, यानी जो है तुम्हारे चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्विंग से रिलेटेड हो, सही है। वो कोशिश करूंगा सिर्फ वो बात बताऊं, बाकी आगे पीछे की जो ना इधर उधर की यानी और मानी कोई फायदा नहीं होगा, सही है। तो ये बात होगी, सही है। जो डेफिनेशंस होंगी, जो फार्मूलाज होंगे जो रिक्वायर्ड है, जिसकी डेरिवेशन पेपर में आएगी, जिन फार्मूलाज की सिर्फ मैं वो बता दूंगा। और जिनकी डेरिवेशन पेपर में नहीं है, सही है, लेकिन उनकी डेरिवेशन तुम सोच सकते हो या समझ सकते हो, हम उसको नहीं देखने वाले हैं, सही है। हम डायरेक्ट उसका फार्मूला लेके आगे चलेंगे, सही है। और एंड चैप्टर पे, मतलब जो भी चैप्टर होगा हर चैप्टर के एंड पे कुछ क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा खुद क्लास में करवा दूं। लेकिन जो मेरा प्लान है वो ये है कि तकरीबन तुम्हें 10 से 15 क्वेश्चन हर चैप्टर के, इससे ज़्यादा नहीं भेजूंगा, सही है। 10 से 15 क्वेश्चन तुम्हें हर चैप्टर के होमवर्क में मिलेगा, सही है? वो कर लेना बस खुदा के वास्ते, सही है। डेफिनेशन भले ना करना हो ना करना, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म कर लेना, सही है। ये जो थ्योरी वाले पार्ट है ना वो परफॉर्म कर लेना कि थ्योरी किस तरह से तुम्हें लिखनी है, सही है। अगर मतलब एक डेफिनेशन के अलावा कोई चीज़ है जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ तुमसे पूछ रहे हैं, राइट। सो ये बस काम कर लेना। इसके अलावा जो है मतलब कोशिश मेरी, अगर छोटा चैप्टर होगा 10 क्वेश्चन, बड़ा चैप्टर होगा देन 15 क्वेश्चन। मैं 15 क्वेश्चन ज़्यादा एक्सीड नहीं करने वाला हूँ, सही। लेकिन वो और फिर कोशिश करके कि हर चैप्टर के या 2-3 चैप्टर के बाद जो है ना वो फिर टेस्ट भी कर लेंगे, ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि तुम लोग की क्या स्टैंडिंग है, सही है। तो आ जाओ। अच्छा जी। सो पहला चैप्टर जो हमारे पास है वो सर्कुलर मोशन का होने वाला है, सही है। बहुत छोटा सा चैप्टर है तो जल्दी से निपटाते हैं इसको, सही। सर्कुलर मोशन के अंदर पहले तो कुछ डेफिनेशंस हैं, जो कि डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई है अपने सामने, सही है। मैं तुम्हें हम वो समझ भी लेते हैं और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको भी सीख लेते हैं, सही है। सो सबसे पहली चीज़ जो है सर्कुलर मोशन के अंदर आपके पास रेडियन की डेफिनेशन है, जो कि 100 दफ़ा पूछता है तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर ही। रेडियन की डेफिनेशन आ रही होती है, सही है। एंड दैट इज एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क विच इज इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। इसका कॉन्सेप्ट ये कि तुम जो है ना 3 डंडियां काटो, राइट। सही, इस तरह से, सही है। दो को जो है वो यहाँ पे फिट करो, राइट। और एक को ना बेंड करके यहाँ पे लगा दो, राइट। अब तीनों तीनों जो पीसेस हैं वो इक्वल लेंथ के हैं, राइट। तो जब तुमने इसको इस तरह से एक वो बना दिया, क्या बोलते हैं, एक सेक्टर बना दिया, तो ये जो एंगल होने वाला है ना, ये एंगल जो होगा वो 1 रेडियन कहलाएगा या रेडियन कहलाएगा, राइट। इसको हम रेडियन भी कहते हैं और 1 रेडियन भी कहते हैं, सही हो गया। सो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। डेफिनेशन याद कर लेना, डेफिनेशन बहुत दफ़ा आती है पेपर में, 2 नंबर में आ रही होती है, सही। और जो फार्मूला होता है तुमने एएस की मैथ्स के अंदर पढ़ा हुआ है, एस इक्वल्स टू आर थीटा। ये फार्मूला तुम्हारे पास लग रहा होता है, थीटा तुम्हारे पास जो है ना वो रेडियन के अंदर होना चाहिए, सही है। तो तुम्हें ये बात पता है, सही है। सो हमने कहा कि भाई थीटा इन रेडियन, सही। अच्छा तुम प्लीज़ अभी लेक्चर लिखने विखने की ज़रूरत नहीं है, सही है। हर क्लास के एंड होते ही ना मैं तुम्हें इंशाल्लाह ये लेक्चर फॉरन ही भेज दूंगा, सही है। तो अब अगर तुम्हें नोट डाउन करना हो तो वहाँ से कर लेना, सही। तो खैर, अच्छा जी। अच्छा तुम्हें पता होना चाहिए अगर मैथ्स पढ़ रहे हो इसकी, कि तुम्हारे पास पाई डिग्री, पाई रेडियन और 180 डिग्री आपस में बराबर होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 रेडियन के लिए तो 57.3 डिग्रीज आती है, आई थिंक, सही। मैंने बगैर उसके कर दिया था, सही है। तो लेकिन तकरीबन समवॉट इतनी ही बनती है, 57.3, हाँ तकरीबन समवॉट इतनी बन रही है, सही है। तो ये आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सही है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है तुम्हारे पास एंगुलर वेलोसिटी, राइट। नॉर्मल वेलोसिटी जो है, ये नॉर्मल स्पीड, उसकी डेफिनेशन तुम्हें आती है, राइट। तो वो मैं दोबारा से नहीं बताने वाला हूँ, वो कोई फायदा नहीं है, सही। तुमने बचपन में पढ़ी हुई है। जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर स्पीड है, उसके बारे में हम कहते हैं कि इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या ये जो डिस्प्लेसमेंट है, एक तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होती है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ रेडियन, राइट। कि कितने एंगल स्वाइप तुमने किए हैं। लेट्स से अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, सो यहाँ से अगर तुम यहाँ पे पहुंचे हो, सो हाउ मच एंगल यू कवर्ड, राइट। दिस इज बेसिकली द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो उसकी ये डेफिनेशन होती है, बट कभी भी पूछी नहीं गई है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, ओके, सही है। सो जस्ट इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, राइट। जैसे नॉर्मल स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसकी जो है ना डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल की फॉर्म में, और अपॉन टी, राइट। टी नॉर्मल टी है, सही। फिर उसके बाद जो है तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो है ना वो आता है, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन आती है। तो उसको देख लो और उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, सही। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर हम कहते हैं कि इट इज एक्सेलरेशन दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, राइट। अब देखो दो वेलोसिटी यहाँ पे, राइट। एक तुम्हारे पास है
एंगुलर वेलोसिटी, राइट, जो कि एंगल पे डिपेंड करती है, और एक तुम्हारे पास है नॉर्मल वेलोसिटी, राइट, जो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम पे डिपेंड करती है, राइट। सो जब वेलोसिटी से क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास जस्ट नॉर्मल वेलोसिटी लिखा हुआ होगा, तो वो उसमें तुमने ये नहीं अप्लाई करना है, सही है। अगर तुमसे एंगुलर वेलोसिटी कहेगा, देन यू हैव टू यूज ओमेगा वाला फॉर्मूला। ये डब्ल्यू नहीं होता, ओमेगा हम इसको पढ़ते हैं, ग्रीक लेटर है, राइट, अल्फा बीटा थीटा की फैमिली से, सही है। तो जब अगर तुमसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि एंगुलर वेलोसिटी, देन यू हैव टू यूज दिस। अगर तो नॉर्मल वेलोसिटी लिखा होगा, देन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला यूज होगा, या कोई भी ऐसा फार्मूला जिसके अंदर इसका रिलेशन बनेगा, वो आगे आ जाएगा, सही हो गया। ये थोड़ा सा फर्क है, सही है? तो इस फर्क को ध्यान में रखना। अच्छा, तो खैर हमने ये कह दिया कि भाई एक्सेलरेशन दैट इज सेंट्रीपिटल। अच्छा, सेंट्रीपिटल का मतलब हमेशा याद रखना कि सेंट्रीपिटल इज सेंटर सीकिंग, राइट, सेंटर सीकिंग, राइट। सो सेंटर सीकिंग, सही, यानी जो कि टुवर्ड्स द सेंटर हो, सही है। तो हम उसकी डेफिनेशन इस तरह से लिखते हैं कि इट इज द एक्सेलरेशन दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सही है। वेलोसिटी में यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी नहीं, ये नॉर्मल वेलोसिटी, राइट। एंड एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, तो तुम्हें डायरेक्शन चाहिए होगी, सो डायरेक्शन विल ऑलवेज बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, ओके। अच्छा, याद रखना कि एस के अंदर जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, वो सर्कुलर मोशन के अंदर अप्लाई नहीं हो सकता है, राइट। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड चेंज नहीं हो रही होती, वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ द स्पीड चेंज हो रही होती है, तो तुम ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते। सो वी हैव टू न्यू फार्मूलाज, राइट। इसकी डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो उसके अंदर बताया था, सही, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है, सही है। सो स्पीड, अब ये देखो, ये जो v है, दैट इज नॉर्मल वेलोसिटी, एंड ये जो ओमेगा है, दैट इज टेंजेंट, तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी, राइट। सही हो गया। तो इसका बस डिफरेंस अपने जहन में रखना, सही। डिटेल में कोई टेंशन नहीं है जाने की, जरूरत नहीं है जाने की, सही है। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए v इज द नॉर्मल वेलोसिटी, जो कि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, एंड ओमेगा इज द न्यू वेलोसिटी, जो कि A2 के अंदर तुमने पढ़ी है, राइट। एंड नीचे डिवाइडेड बाय r विच इज द रेडियस, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई बाय r, जो कि रेडियस के अंदर है, सही है। जी जैनब बोलिए, क्या बोलिए। सर, आप कैन यू रिपीट द रीजन दैट वो दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? देखो, हमारे पास जो है, ओके, मुझे एक सेकंड दे दो, ये इसके अंदर आ जाएगी, सही, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वो रीजन दोबारा से आ जाएगा, यहाँ पे शायद समझ में ना आए, सही। अभी फिलहाल यहाँ तक समझ लो, आगे नेक्स्ट डेफिनेशन उसके अंदर ही कवर अप हो जाएगा, सही है। अच्छा, हमने ये कह दिया कि भाई सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के अंदर हमने दो नए फार्मूलाज देख लिए, पुराने क्यों इग्नोर कर रहे हैं, वो हम जरा एक दो मिनट में दोबारा से रिकॉल कर लेंगे, सही है। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अगर तुम्हारे पास लेट से एक सर्कुलर मोशन है, सही है, ये सर्कुलर पाथ है, सही, और ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, सही है, जो कि सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है, सही है। तो जो आपके पास नॉर्मल वेलोसिटी होगी, नॉर्मल वेलोसिटी, वो नॉर्मल वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होगी पाथ के, राइट, इस तरह से, ये नॉर्मल वेलोसिटी है, राइट। और एंगुलर वेलोसिटी यूं आपको दिखेगी, राइट, वो कभी हम उसके एरो बनाते नहीं है जनरली, राइट, लेकिन इस तरह से दिखती है, गोल सी दिख रही होती है, राइट। सो एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी एक दूसरे के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ रहे होंगे, राइट। सही हो गया, ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट हो गया, सही है। अच्छा जी, कभी कभार जो है तुम्हें ये प्रॉब्लम होगा मे बी कि भाई एक्सेलरेशन यहाँ पे रेडियस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे एक्सेलरेशन रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है। तो देखो, दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, इस वजह से कोई टेंशन की बात नहीं है, सही। क्या कहीं पे एक एक जगह पे वेलोसिटी, एक जगह पे ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो इस वजह से जो डिफरेंस इन द रिलेशन है, उसमें कोई मसला नहीं, राइट। हाँ, अगर तो दोनों एक ही चीज होती, मतलब अगर मैं इस तरह से लिखता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरी जगह पे मैं लिखता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, देन आप कह सकते थे कि यार सारी चीजें एक जैसी हैं, लेकिन आर जो है वो एक केस के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक केस के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। सो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। वो क्वेश्चन जब तुम देखोगे तो खुद ही उससे क्लियर हो जाएगा, राइट। आ जाओ नेक्स्ट डेफिनेशन पे आओ। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन हमसे पूछ रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अच्छा, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है कि जिसके अंदर जो है ना, लेट्स से कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, लाल कलर का जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, सही है। और मैंने जो है इस ऑब्जेक्ट को उठा लिया, सही है। अम, इस ऑब्जेक्ट को उठा के लेट्स से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे भी जनरल होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी होगा, सही है। तीन चार जगह पे बना दिए, सही। अच्छा, अब ये तीन चार जगह पे ऑब्जेक्ट है, राइट। हर जगह पे जो इसकी वेलोसिटी होगी ना, वो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, राइट। अब जैनब जरा गौर करना, जो आपने पूछा वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, राइट। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, राइट, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर होगी,
राइट। मैंने भी डेफिनेशन बाद में नहीं समझाई, मैं भी डायग्राम से समझाने के बाद फिर डेफिनेशन समझाऊंगा, राइट। इसकी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल इस तरह से तुम समझ सकते हो कि अगर तुम जो है ना रस्सी के अंदर कोई पत्थर वगैरह बांधो और तुम उसको गोल गोल घुमाओ, राइट। सो जब तुम उसको गोल गोल घुमाओगे तो वो जो है तुम्हारा मतलब जो मूवमेंट होगा दैट इज बेसिकली द सर्कुलर मोशन, राइट, सिंपल सा मूवमेंट होगा, सही। अब तुम अगर जो है वो उसको अगर तुम रस्सी को काट दोगे तो वो जिस डायरेक्शन में स्टोन या जो भी चीज़ तुमने बांधी है जिस डायरेक्शन में मूव करेगी वो ये डायरेक्शन है। मतलब लेट्स से कि तुम यहाँ से जो है ना पकड़ के तुम घुमा रहे हो, राइट, एंड देन तुमने यहाँ से इसको काट दिया या डिस्कनेक्ट किया, राइट। सो स्टोन यूं इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट, विद दिस वेलोसिटी, राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ये मैंने आपको जो है ना इनकी डायरेक्शन बता दी, यानी ये नॉर्मल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी नहीं है बाय द वे, राइट। अच्छा, हम स्पीड की ना मैग्नीट्यूड भी मान लेते हैं, राइट। 5 लेट्स से मीटर पर सेकेंड, राइट, एंड 5 मीटर पर सेकेंड, राइट, एंड 5 मीटर पर सेकेंड, राइट, एंड 5 मीटर पर सेकेंड, सही। अब देखो, अब पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर उसके बाद देखते हैं, सही है। हम डेफिनेशन के अंदर ये कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कि इट इज अ मोशन with a constant speed, right? With a constant speed, but change in the direction, okay? या but या constant change कह लो या फिर आप कह लो कि भाई चेंजिंग इन द वेलोसिटी, कुछ भी इस तरह से कह सकते हो, सही है। ब्रिंग्स द एक्सेलरेशन, राइट। अब देखो, तुम जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है हम उसको यूनिफॉर्म इस वजह से कह रहे हैं कि स्पीड हर जगह पे सेम है, राइट। अगर स्पीड हर जगह पे डिफरेंट होगी तो भाई यूनिफॉर्म कवर नहीं होगा, राइट। हमारे सिलेबस में जिस चीज़ को हमने देखना है वो यूनिफॉर्म नेचर को देखना है, नॉन यूनिफॉर्म को नहीं देखना है, राइट। सो ये हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने जनरेट कर लिया कि जब हमने ऑब्जेक्ट की स्पीड को 5 मीटर पर सेकेंड थ्रू आउट रखा हुआ है, राइट। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, सही। अब अगर आप अपना ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो V - U/T, राइट। सो इस फॉर्मूला के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो एक्स वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, यानी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर करते हैं, डायरेक्शन कंसिडर नहीं कर रहे होते। लेकिन इस केस के अंदर जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है वो वेलोसिटी यानी डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जनरेट हो रही है, राइट। क्योंकि तुम्हारे पास पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन यूँ थी फिर डायरेक्शन यूँ हो गई, राइट। लेकिन वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है, नंबर सेम है, राइट। सो नंबर सेम होने की वजह से अगर तुम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे सो यू विल गेट जीरो आंसर, राइट, बिकॉज इस फॉर्मूला के अंदर तुम्हारे पास डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, राइट। और ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला के अंदर तुम्हारे पास डायरेक्शन इन्वॉल्व है, राइट। अब वो कैसे डायरेक्शन इन्वॉल्व है तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो जब तुम उसको ड्राइव करोगे ना तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा भाई ओके इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, मतलब साइन वाइन का कंपोनेंट आ रहा होता है। बट हमें उसकी डेरिवेशन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, राइट। इफ़ यू वांट कि भाई तुम अंदर जाके देखो कि भाई आ रही है नहीं आ रही, तो फिर वो फिर डिटेल वीडियो जो है ना वो जो हमने प्लेलिस्ट के शुरू में जो डाली हुई है वो आप जाके चेक कर सकते हो। बट इसके अंदर डायरेक्शन इंक्लूडेड है, सही है। और ए इज इक्वल्स टू V - U/T, इसके अंदर डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं है, राइट। और हमारा जो सर्कुलर मोशन है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है वो वेलोसिटी की डायरेक्शनल चेंज की वजह से जनरेट हो रही है, मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से जनरेट नहीं हो रही है, राइट। क्लियर हो गया? सही है। सो हम यहाँ पे ये कहते हैं। अच्छा जी, सो हमने सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमने कहा कि भैया मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड, राइट, बट change in the direction, सही है, brings the acceleration that will always perpendicular to the velocity and directed toward the center, right। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, सर्कुलर मोशन जो पूरा हो गया। अच्छा, बाय द वे एक छोटा सा तुम्हें कॉन्सेप्ट है ये पता होना चाहिए कि भाई एक सर्किल अगर एक पूरा सर्किल कंप्लीट होगा, सही है, सो एट एवरी पॉइंट नहीं ना एक्सेलरेशन क्यों डिफरेंट होगी, देखो ना, एक्सेलरेशन is generated due to the change in velocity। So जो चीज change हो रही है that is the direction of the velocity, right। So at every point the direction of the velocity will be different, but at every point acceleration same होगी, right। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स कि जो चेंज आ रहा है ना, चेंज इन द वेलोसिटी की डायरेक्शन वो कांस्टेंट है। समझ पा रहे हो आप? तो इस वजह से, सही है। तो हम वेलोसिटी जो है हम एक्सेलरेशन जो भी आ रही होगी वो एक फिक्स वैल्यू की होगी, राइट, वो आगे पीछे इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी, समझ रहे हैं? हाँ जी, हम्म, बोलो बोलो बोलो। मैं पूछना था कि एएस के कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो ए टू में नहीं भी भाई कुछ इस्तेमाल भी होते नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है।
अब कोई भूल जाओ तुम, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला चेंज होके लग रहा है, सही है। जैसे कि अब यहाँ पे टी इज इक्वल टू 1/f का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो फार्मूला के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। सही, इसी तरह से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। लेकिन अगर तुम सर्कुलर मोशन के अंदर देखो तो एक पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल जब तुमने कवर किया है, तो उसके लिए तुम्हें कितना डिस्टेंस लगा होगा सर्कमफेरेंस के लिए, 2 पाई आर, राइट। सो 2 पाई आर तुम्हारे पास डिस्टेंस हो गया। और जो एक रेवोल्यूशन के अंदर ये एक वेव को जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, तो इस वजह से हमने कैपिटल टी का टाइम यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, राइट। सो चेंज हो के लगेंगे फॉर्मूला, एग्जैक्टली नहीं लगेगा सेम, राइट। अच्छा, सेकंड चीज, देखो ए वाला फॉर्मूला तो चलो मैंने अभी बता दिया, सही कि स्पीड, ये नॉर्मल स्पीड, इस नॉर्मल स्पीड है, राइट, इज इक्वल टू 2 पाई आर, तुम्हारे पास रेडियस आ गया, सही है। और टी, ये तुम्हारे पास टाइम पीरियड है, टाइम फॉर वन सर्कुलर पाथ, राइट, ये याद रखना, सही है। ये जो टी है ये इंपॉर्टेंट है, सही, तंग करेगा, सही। और ये वाला टी भी वही है, और ये एफ है, ये भी तुम्हें तंग करेगा थोड़ा सा, सही है। तो देखो टी जो है हाँ, वो तुम्हारे पास है, बोलो क्या बोल रहे हो, कौन बोल रहे हैं? यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंज होगी ना डायरेक्शन की वजह से। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन हाँ जी, डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होगी, एक्सेलरेशन सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, सही है। ठीक अच्छा, है। सही है। अच्छा, अच्छा जो एफ है ना, जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन भी कहते हैं, राइट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे गोल गोल घूम रहा होगा तो इस वजह से वो जनरली यही टर्म इस्तेमाल कर होगा फ्रीक्वेंसी की बजाय, राइट। फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेशन की बजाय वो कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, राइट। सो बी केयरफुल, राइट। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, सही, पर सेकंड हम कह रहे हैं। सर चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। जी भाई, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है उसी डायरेक्शन में फिर एक्सेलरेशन जनरेट होती है। सो बेसिकली ये जो आपके पास सर्कुलर मोशन है, इस सर्कुलर मोशन के अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही होगी वो इसी डायरेक्शन में आ रही होगी, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी, फिर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगी, समझ रहे? जो नॉर्मल जो सिर्फ वेलोसिटी है वो यहाँ पे है, लेकिन अगर तुम उसकी चेंज का वेक्टर डायग्राम बनाओगे तो वो चेंज इधर आएगी, राइट। ये आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, सही हो गया। अच्छा जी, ब्रो स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन जो एक्सेलरेशन आ रही है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। एक्सेलरेशन या तो स्पीड के चेंज, यानी स्पीड की वैल्यू के चेंज होने की वजह से होगी, या फिर उसकी डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से होगी, राइट। तो ओ एस के अंदर हम ये पढ़ते थे कि एक्सेलरेशन आती है स्पीड के वैल्यू के चेंज होने की वजह से। अब ए टू के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि एक्सेलरेशन आ रही है, स्पीड की वैल्यू नहीं चेंज हो रही बल्कि स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर पे दोनों चीज़ों का इफेक्ट पड़ सकता है, चाहे एक साथ हो चाहे अलग अलग हो, राइट। यानी सिर्फ स्पीड चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन आएगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन आएगी, दोनों चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन आएगी, राइट। और अगर दोनों ही ना चेंज हो, सही है, तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी आपकी कहलाती है, राइट। जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है, फिर वहाँ पे कोई तुम्हारे पास ये सब फार्मूला नहीं चाहिए होंगे तुम्हें, सही है। खैर, तो ये आपको तीन चार फार्मूला थे, ये मैंने बता दिए। इसके अंदर से ये वाला फार्मूला है थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अंदर नॉर्मल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी आपस में रिलेटेड है, राइट। सही, ये चीज़ याद रखना कि इसके अंदर नॉर्मल वेलोसिटी v, राइट, जो कि तुम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, और एंगुलर वेलोसिटी जिसको तुम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, आपस में रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही, राइट। सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, सही है। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है तुम्हें पता है कि भाई अगर तो तुम्हारे पास सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन जनरेट हो गई है तो फोर्स भी आनी चाहिए, क्योंकि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आती है, सही है। या अगर तुम ऐसा ऐसे कह लो कि चेंज इन वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन आ रही है, राइट, और एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स आ रही है, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है, ओके। बच्चे अक्सर ये समझ रहे होते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ न्यू फोर्स, राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स को कहते हैं, ओके। सही है, रिजल्टेंट फोर्स को इस केस के अंदर हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल है, दैट्स इट, राइट। सेंट्रीपिटल का मतलब है सेंटर सीकिंग, राइट। सो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कोई, सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई टाइप की फोर्स नहीं है, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रिजल्टेंट फोर्स, राइट, सही हो गया। और इट इज अ रिजल्टेंट फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, राइट। ये तुम्हारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई, राइट। इसी एग्जांपल में तुम्हें आराम से देता हूँ। जैसे कि तुम्हारे पास प्लानिटरी मोशन होता है, राइट, सन और तुम कह लो कि अर्थ और सन का मोशन चल रहा है, राइट। अब क्या कर रहे हैं, सन जो है वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से अर्थ गोल गोल घूम रही है, राइट। सो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना,
मतलब आपके पास ये सन है, सही है, और ये अर्थ है एंड ये पाथ है, राइट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स सन की इस डायरेक्शन में होगी, राइट, टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होती है, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स आपके पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है, राइट, सही है। तो एक्चुअल में तो मतलब रियलिटी के अंदर तो ये वो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। रियलिटी के अंदर तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट इस केस के अंदर दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग इन द सिचुएशन, सो दैट इज वाई हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं, और ये अनबैलेंस फोर्स है, राइट। सिमिलरली तुम ऐसे सोच सकते हो कि भाई लेट से तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे पास आए राउंड अबाउट चौरंगी आई, सही है, और चौरंगी से तुमने गाड़ी घुमाई, सही है। सो अगर तो तुम्हारी रोड अच्छी थी, तुम कराची में ड्राइव नहीं कर रहे हो, सही है, तो गाड़ी आराम से नॉर्मल मुड़ जाएगी, राइट। और वो मुड़ेगी इस वजह से बिकॉज द टायर ऑफ योर कार एंड द रोड, ये आपस में फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली हेल्प यू मेक अ टर्न, राइट। सो उस केस के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स बिकम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। और वो अनबैलेंस फोर्स होगी, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, राइट। सो रिजल्टेंट फोर्स इट सेल्फ, सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स इट सेल्फ इज नथिंग, सही है, इट इज जस्ट अ डिस्गाइज फोर्स, सही है, जो कि रियलिटी के अंदर कोई और सी फोर्स होती है, राइट। और कभी कभार ऐसा होता है दो तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है, मतलब लेट्स से कि तुम्हारे पास जो है ना ये एक सर्कुलर मोशन चल रहा है, तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है, सही है, और तुम्हारे पास जो है ना टेंशन लग रही है, तुमने उसको बांधा हुआ है और तुम्हारे पास इसका वेट लग रहा है नीचे को, राइट, सही है, और वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अब क्या करोगे रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए? टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स एम ए, राइट, ये तुम कर दोगे, सही है। तो अब ये जो टी माइनस डब्ल्यू क्या है, दैट गिव यू द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, जो कि एक्चुअल में तो डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज, राइट, लेकिन चूंकि रिजल्टेंट फोर्स है तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि इट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा चलो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आ जाओ आगे। इसके दो फार्मूला है, सही है। एफ इक्वल्स टू एम ए नॉर्मल फार्मूला था, बचपन में तुमने पढ़ा था, सही है, एफ इक्वल्स टू एम ए, राइट। एंड यू नो दैट एम का हमने फार्मूला भी पीछे देखा, वी स्क्वायर ओवर आर, या फिर हमने ये देखा कि ए इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो अगर तुम एक ही जगह पे वो दोनों रख दोगे, सही, सो यू विल गेट दीज टू न्यू फार्मूलाज, राइट, सही है। अगेन ये जो फार्मूला है ये रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला है, राइट, जिसको तुम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह रहे हो, एफ सी भी कह रहे हो, राइट, सही हो गया। सो जिस तरह से एफ इक्वल्स टू एम ए को ट्रीट करते थे, राइट, यहाँ पे एफ कोई इंडिविजुअल फोर्स नहीं होती थी, बल्कि फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स होती थी, या अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स होती थी, राइट। इट वाज अ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, राइट। सो यहाँ पे भी एफ आर, या यहाँ पे भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तुम्हें वही एग्जैक्ट सेम काम करना होगा, ओके। अच्छा, इसके भी दो फार्मूला बनते हैं, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, या सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो अब अगर जो है वो तुम्हारे पास ये वाला फॉर्मूला अगर तुम्हें यूज करना पड़ रहा है, तो देखो मास तो दोनों केसेस के अंदर कांस्टेंट, उसका तुम्हें फड्डा नहीं करना पड़ेगा, राइट। जो चीज़ चेंज हो रही होगी ना, ये जो चीज़ जिस चीज़ को तुम जिस चीज़ की वेरिएशन को तुम स्टडी कर रहे होगे, राइट, वो या तो ये दोनों चीज़ें चेंज हो रही होंगी, राइट, यानी किसी के अंदर जो है ना वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी वेरी करेगी। यूज वेयर द वेलोसिटी इज वेरिंग, राइट। अगर तो तुम्हारे पास वेलोसिटी वेरी कर रही है, राइट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को तुमने फिर इसके साथ रिलेट करना होगा, राइट। और अगर तो तुम्हारे पास एंगुलर वेलोसिटी वेरी कर रही होगी, सो तुम्हें नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, समझ रहे भाई? ये सारा बोले भाई, ये थम्स अप दे दो। जी सर। परफेक्ट, सही हो गया। सो हमने ये बात समझ लिया कि हमारे पास जो है आपके पास अगर तो ओमेगा और आर इनका आपस में रिलेशन बन रहा होगा, सही है, तो आपके पास ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। और अगर जो है वो आपके पास वी और आर का रिलेशन बन रहा होगा, तो फिर वो वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने क्वेश्चन के अंदर अक्सर देखी है, वो ये है कि अगर तुम्हारे पास पूरा सिस्टम कनेक्टेड होता है, सही है, मतलब लाइक एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन द सिस्टम, ये एवरीथिंग इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द सेंटर, राइट, तो उसके लिए हम जो है ना आखिरी वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, राइट। अगर सारी चीज़ें कनेक्टेड हो ना, सही है, when everything is connected, right, मतलब लाइक एक तुम्हारे पास जो है ना कोई मान लो कि
तो टर्न टेबल है, सही है, पूरा टेबल है, सही है। उसके ऊपर या तुम फैन ले लो, फैन पंखा ले लो, पंखे की जो वो है विंग्स है, पंखड़ी है, सही है। उसके एंड पे तुमने कोई चीज़ चिपका दी है, राइट। अब वो पंखा घूम रहा है, राइट। तो उसके अंदर तुम्हें फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू टू दैट सेम उसका जो हेड है उससे, राइट। बट ये वाला जो केस है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, जनरली हम वहाँ यूज़ करते हैं कि जब एवरीथिंग अलग अलग है। लाइक तुम मान लो कि भाई दो डिफरेंट रेस ट्रैक है, सही है, दोनों के अलग अलग रेडियस है, राइट। एंड देयर आर टू डिफरेंट कार्स एंड दे आर मूविंग राइट इन अ सर्कुलर पाथ, सही है। सो अब उसके अंदर फिर तुम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे होगे जनरली, क्योंकि दो अलग अलग वो है रिलेटेड, यानी दो अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं, राइट। ये लेकिन अगेन ये मैंने सिर्फ कुछ क्वेश्चन के अंदर ऐसा देखा है, ऐसा हो रहा होता है, वरना दोनों फार्मूला कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ तुमसे पूछ रहे हैं, राइट। चलो, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, सही। अच्छा, इसके अंदर ना, इस चैप्टर के अंदर ये चार टाइप के मोशन आते हैं, सही है। एक तो तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन आएंगे, एक तुम्हारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, एक तुम्हारे पास बैंक टर्न्स है, राइट। बैंक टर्न्स क्या होते हैं वो भी देख लेंगे। एक तुम्हारे पास है कॉनिकल सर्कुलर मोशन, राइट। ये चार किस्म के मोशन आते हैं, सही है। तो अब इन चार किस्म के मोशन को मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, सही है, यानी मैं अलग से उनका बना बना के नहीं दिखा रहा हूँ, सही, बल्कि कुछ एक दो क्वेश्चन के थ्रू जो है ना हम इनको समझ लेते हैं और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो मेरे पास क्वेश्चन बी है, सही है। हॉरिजॉन्टल मोशन है मेरे पास, ये दो क्वेश्चन जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन के, राइट। ये दो क्वेश्चन वर्टिकल मोशन के, सही है। और ये कॉनिकल मोशन का है, और एक बदबक क्वेश्चन रह गया मेरे पास, जो कि मैं अभी ले आता हूँ आप लोग के पास, सही। ये सारे उसी के अंदर है, क्या बोलते हैं अपना, हाँ, ये सारे जो है उसी एक चैप्टर के अंदर है, जिसके जो है ना, मतलब यही सारे ईयरली पासवर्ड के अंदर जो है ना अभी तक के क्वेश्चन आए हुए सर्कुलर मोशन के, सही। सो ये है, सही। अबे यार मेरे भाई, एक सेकंड दो जरा, कॉपी एंड पेस्ट। ओके भाई, आ जाओ। सर आपकी जो बुकलेट है टॉपिकल्स की, मेरे पास एक पार्ट है उसका, जो पहले 5 हम्म। चैप्टर है, और बाकी भेज देंगे। भाई आगे बनाने की तौफीक नहीं हुई भाई। बाकी के मैंने अलग अलग ही भेजे में। वो मैं अभी जो है ना, अभी मैं तुम्हें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भेजूंगा, अभी उससे ना करो, कोई फायदा नहीं है, सही। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उससे सिर्फ तब करो अगर तुम्हें किसी चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, राइट। और मतलब मैं हर चैप्टर के एंड में तुम्हें ना 10 से 15 क्वेश्चन भेजूंगा मैक्सिमम, राइट। अगर तुम वो कर लेते हो और तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, राइट, मतलब ऐसा नहीं करना कि सिर्फ क्वेश्चन कर लिए और हो रहे हैं सबके आंसर मार्किंग किसी मैच हो रहे हैं, ये रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। तुमने क्वेश्चन किए, और जब तुमने क्वेश्चन किए तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गई, सही है। अब फाइन, वो 15 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, अगर तो तुम वो कर रहे हो देन तुम्हें मजीद और क्वेश्चन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। उससे पूरा मैं कोशिश करूंगा कि सारे वो क्वेश्चन हो कि जो पूरे टॉपिक को कवर अप कर लें, सही है। और फिर उसके बाद जो फिर फौरन ही हम ईयरली स्टार्ट कर देंगे। तो अगर तो तुम्हें किसी टॉपिक में खुद ही वीकनेस लगे कि यार ये टॉपिक अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो फिर तुम प्लेलिस्ट से जाके उसकी कंप्लीट वीडियो देख सकते हो, और उसके बाद जो है वो तुम उसके पास कर लेना पूरे बड़े वाले पास में, राइट। वरना फिर पाँच ये जो 10-15 क्वेश्चन है बस इससे काम चलाओ, सही है। ज़्यादा चीज़ों पे नहीं पढ़ो, खामखाई में जो है ना मेहनत भी जाएगी, मेहनत भी लगेगी, बहुत भी लगेगी, कोई फायदा नहीं है अभी, सही। चलो आओ। अच्छा जी, सो हमारे पास जो है कहानी ये है कि स्टार्ट करते हैं भाई, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सही है। सो सर ये ईयरली तकरीबन कब से शुरू करवा देना आपने? यार मैं ये सोच रहा हूँ कि जो है ना 2-3 यानी 1 या 2 वीक हो जाएंगे ना, फिर मैं ईयरली भी शुरू कर दूंगा, साथ में एक क्लास ईयरली कर लूँगा, सही है। और 2 क्लासों में हम ये रिवीजन कर लेंगे, सही है। एक क्लास एक्स्ट्रा ईयरली की रख लेंगे, कुछ सेटिंग बना लेंगे, सही है। सर सारे चैप्टर वैसे खत्म हो गए? यार 3-4 बाकी जो है ना वो इसी के अंदर निपटा देंगे ना, ठीक। समझ रहे हो। क्योंकि अब उसके बाद जितने भी चैप्टर है ना उसके अंदर कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है। थर्मल का बस एक चैप्टर है जिसके अंदर जो है ना, मतलब थोड़ा सा ऐसा है, वरना जनरली जितने भी चैप्टर हैं उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको अपना बैठ के लंबी करें, सही है। बस ये थर्मल के 2 चैप्टर हैं, एक अल्ट्रासाउंड है और एक ये है, क्या बोलते हैं अपना, स्पेस फिजिक्स। ये चार चार पांच चीज़ें बाकी हैं। स्पेस फिजिक्स अभी ऐड हुआ 2022 के अंदर, सही है। और अल्ट्रासाउंड है वो रट्टे वाली चीज़ है, सही है। तो थर्मल का थोड़ा सा बस टेंशन है, उसको लंबा कर लेंगे क्लास में, सही। आओ। अच्छा, देखो सीन ये है कि तुमसे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि भाई तुम्हें एक टर्न टेबल बना के दिया हुआ है, सही है। और तुमसे कहा हुआ है कि स्मॉल मास इज प्लेस ऑन द प्लेट द डिस्टेंस। अब देखो पूरा सेटअप कनेक्टेड है, राइट, सही है। अब उन्होंने आपसे कहा हुआ है कि द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लेट इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो अंटिल द मास सीन टू स्लाइड ऑफ द प्लेट, राइट। यानी यहाँ पे तुमने मास को चिपकाया हुआ है, सही है, और तुम इसको गोल गोल घुमा रहे हो, राइट।
ऑब्वियसली बात है, जब तुम ऐसा ऐसा गोल गोल घुमाओगे तो कोई मसला नहीं होगा, राइट। लेकिन जैसे जैसे तुम अपनी स्पीड इंक्रीज करोगे तो वैसे वैसे जो है ना इस पे फोर्स ज़्यादा लगेगी, राइट। क्योंकि तुम्हें पता है कि एफ इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। हमने कहा था कि जब पूरा कनेक्टेड सिस्टम होगा तो फिर तुम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे और इससे सोचोगे, राइट। सो जैसे जैसे इसका रेडियस जितना ज़्यादा दूर है, सही है, तो इसका रेडियस उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा या उतना ज़्यादा बड़ा है, राइट। तो उसकी वजह से इस पर ज़्यादा फोर्स लग रही होगी, सही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कहा है कि ये जो स्पीड ऑफ द रोटेशन है ये आपने इंक्रीज कर दी, राइट। सो तुम ओमेगा भी इंक्रीज करो, राइट। यानी एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। रोटेशनल स्पीड इंक्रीज करो, राइट। सो जब ओमेगा इंक्रीज करो तो उससे अल्टीमेटली फोर्स भी इंक्रीज होती रहेगी, राइट। तुमने कह लो कि भाई तुमने एक कांस्टेंट एक फिक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो चलो हम डिस्टेंस के बारे में बात नहीं करते कि भाई डिस्टेंस, हाँ मैक्सिमम कांस्टेंट मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो हाँ उससे ये कह सकते हो कि भाई हाँ ओके, फोर्स सबसे यहाँ पे लग रही होगी ज़्यादा। अगर तुम इसको यहाँ पे रखते देन इट विल बी लेसर फोर्स, राइट। बट है सही। अच्छा आओ, अब तुमसे कह रहे हैं द सर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, बोलो बोलो, कौन बोला, बोलो। mv स्क्वायर ओवर आर नहीं यूज होगा? एम बी स्क्वायर ओवर, देखते ना वो क्वेश्चन, देखते ना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। ऐसे हम डिसाइड नहीं करते, सही है। हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या चीज़ इनकम्प्लीट है, सही है। वैसे तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ हमें बताई हुई है कि द स्पीड ऑफ द रोटेशन, राइट। सो स्पीड ऑफ द रोटेशन इज ओमेगा ना। सो अब वो कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ द रोटेशन तुम चेंज कर रहे हो, राइट। तो हम उसी से अगर रिलेट करेंगे तो ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या चीज़ वो मांग रहे हैं, राइट। अच्छा, इसने कहा है कि द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एफ बिटवीन द प्लेट एंड द मास इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ओके फाइन। फोर्स में दी हुई है इज इक्वल टू 0.72 डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द वेट आई थिंक, है ना। डब्ल्यू जो है ये डब्ल्यू इज अ वेट, राइट, एंड एम इज अ मास, द डिस्टेंस इज 35, ओके। अच्छा, अच्छा देखो, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। इस केस के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। उसने देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक्सप्लेन योर वर्किंग, राइट। तो एक्सप्लेन योर वर्किंग का मतलब है कि भाई आपने ये बताना होगा, अंग्रेजी में लिखनी होगी कि भाई कहाँ से आ रही है फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो आपने ये बता दो कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स, देखो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स नहीं लिख सकते, वो इनकरेक्ट फिजिक्स से नंबर कट आएगा उसका, सही है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स नहीं लिख सकते, बल्कि तुम लिखोगे फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सही हो गया, ये बात हो गई। अच्छा, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लगा दो, सही है। अब देखो उसने क्वेश्चन में मांगा क्या है, डिटरमिन द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट, राइट। रेवोल्यूशन क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी एफ, राइट। रेवोल्यूशन हमने कहा था कि भाई फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। फ्रीक्वेंसी को तुम कहाँ से ला सकते हो, ओमेगा से ला सकते हो, राइट। क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाय एफ, राइट। सो हम बोला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। सो एफ सी विच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। सही है। और हमारे पास चूंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वही हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, सो हम ये कह सकते हैं कि 0.72 डब्ल्यू इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। और डब्ल्यू जो है वो वेट था, राइट। वेट को एक्सपेंड करके लिख लो, सो ये हो जाएगा एम जी, राइट, इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास से मास कैंसिल कर दो, सही है। तो हमारे पास आ जाएगा 0.72, ये उल्टा हो गया, 0.72, सही है, और इंटू 9.81, सही है, डिवाइडेड बाय आर जो है वो तुम्हारे पास 35 गिवन है, सो 0.35, राइट, एंड अंडर रूट, राइट। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी भाई, ओमेगा बता दो कितना आता है। सर 4.49। ओके, 4 पॉइंट, ओके सही है। सो आप कह रहे हो कि भाई ओमेगा आ रहा है 4.49, सही। ओमेगा हमारे पास होता है 2 पाई एफ, सही है। सो आप जो है वो 4.49, अब देखो ये 4.49 हमने जो है ना रेडियंस पर सेकंड के अंदर निकाला है, राइट। सही हो गया, क्योंकि हमने सारी चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, सही है। जब सब चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है तो हमारे पास जो है ये सेकंड्स के अंदर आ रहा है, बट हमें मिनट्स के अंदर चाहिए, राइट। सो पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, सही है। 4.49 डिवाइडेड बाई 2 पाई करो, कितना आ रहा है भाई। 0.71। 0.71, ओके। अब तुम्हें इसको पर मिनट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, इंटू 60। इंटू इंटू 6, 6। सही हो गया, चलो इंटू 60, सही हो गया। तो ले आओ भाई, कितना आ रहा है। 42.6। 42.6, परफेक्ट,
सही। सो 42.6 है, तो वो जो वो 0.6 वाली जो ऑसिलेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी, तो अगर तुम 42 लिखोगे तो भी चल जाएगा, राइट। क्लियर हो गया? आ जाओ, सही हो गया, समझ में आ गया? अच्छा जी, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक और सर्कुलर मोशन ले लो, या एक और हॉरिजॉन्टल मोशन, सही है। अब इसके अंदर तुम्हें जो है ना वो दिया है, रेस ट्रैक दिए हैं कि भाई टू कार्स आर मूविंग मूविंग अराउंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, वन कार फॉलो पाथ एक्स एंड द अदर फॉलो कार पाथ वाई, सही है। और पाथ एक्स जो है वो तुम्हारे पास है, पाथ एक्स तुम्हारे पास ये डॉटेड लाइन है, राइट। और पाथ वाई जो है वो तुम्हारे पास दूसरा वाला है, राइट। सही, इन्होंने कहा हुआ है आपसे कि द रेडियस ऑफ द पाथ एक्स इज दिस मच, path y is parallel to 20 parallel to and 27 centimeter outside, right? And इन्होंने कहा हुआ है कि भाई both car have the mass this much, fine. The maximum lateral or sideways frictional force F that cars can experience, okay? So ये without is the same for both car, right? So इन्होंने कहा कि भाई maximum lateral या maximum frictional force या maximum sideways frictional force और बेसिकली सेम फॉर बोथ कार्स, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो तुम्हारे दोनों कार्स पे सेम लग रही है, राइट। यहाँ से तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि सेंट्रीपिटल फोर्स और बेसिकली सेम फॉर बोथ द कार्स, राइट। अच्छा जी, अप्लाई करके देख लेते हैं। सही, उन्होंने कहा कि मैं, कैसे पता चल हाँ जी भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है, ये कैसे पता चला? ये देखो तुम्हारे पास उसने कहा कि द मैक्सिमम लैटरल फोर्स विच इज द फ्रिक्शन फोर्स, राइट, एक्सपीरियंस बाय बोथ द कार्स आर सेम, राइट। और इस केस के अंदर जहाँ पे तुम्हारे पास जो गाड़ियां हैं वो टर्न ले रही हैं, गोल गोल घूम रही हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स ही हेल्प कर रही होगी गाड़ी को टर्न लेने में, राइट। क्योंकि अगर तुम सोचो कि तुम्हारी रोड गीली है, राइट, तो तुम गाड़ी को टर्न लोगे हाई स्पीड पे तो नहीं होगी, स्किड कर जाएगी, राइट। सो बेसिकली इट्स अ फ्रिक्शन विच इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। समझ रहे भाई? तो ये कॉन्सेप्ट है, इस वजह से हमने कहा कि भाई फ्रिक्शन सेम है और फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम होगी, राइट। अब देखो इन्होंने स्पीड को कहा है, देखो इसने कहा मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम, अब ये साइडवेज स्पीड, ये वो ओमेगा वाली स्पीड नहीं है, वी वाली स्पीड है, राइट। सो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर कर लेते हैं, राइट। 790, राइट, इंटू स्पीड हमें पता है 94, राइट। आर तुम्हें निकालना है, इन्होंने कार एक्स का लिया हुआ है 318 है, राइट। निकाल दो भाई कितना आ रहा है, ये स्क्वायर भी कर देना, 318 एफ आ गया। हाँ जी, कितना आ रहा है भाई? 21951। ओके, 22,000 ले लें, सही। ये तुम्हारे पास आ गया, आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में तुमसे कह रहे हैं बोथ कार्स मूव अराउंड द ट्रैक, ओके, ईच कार हैज अ मैक्सिमम स्पीड एट विच इट कैन मूव विदाउट स्लाइडिंग, ओके फाइन, सही। अच्छा देखो पिछले वाले पार्ट में तुम्हें याद है ना कि दोनों की सेंट्रीपिटल फोर्स सेम थी, यानी दोनों की फ्रिक्शन फोर्स सेम थी, तो इस वजह से हमने कहा था कि भाई ओके दोनों की सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम है, राइट। सो ये हमने कहा था, राइट। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों की सेम है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, राइट, क्योंकि आपस में इंटर, सही है। सो हमने यहाँ पे आंख बंद करके लगा दिया। अच्छा उन्होंने कहा कि भाई कंप्लीट द टेबल 1.1 बाय प्लेसिंग वन टिक इन ईच रो टू इंडिकेट हाउ द क्वांटिटी इज इंडिकेटेड फॉर द कार ऑन द प्लेट पाथ वाई कंपेयर विद द कार ऑन द पाथ एक्स, राइट। सो इसके अंदर सेंटीमीटर एक्सलेशन तो स्ट्रेट अवे सेम आ गई, राइट। अब आती है तुम्हारे पास मैक्सिमम स्पीड, दोनों गाड़ियों के मासेस भी सेम है, राइट। सो अगर तुम एक्सेलरेशन से रिलेट करो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, राइट, अगर हम इस फार्मूला से रिलेट कर लें, सही है। एक्सेलरेशन सेम कैसे? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है और सेंट्रीपिटल फोर्स उसने मेंशन की हुई है, सही है, कि दोनों यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन रही है, राइट। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो दोनों गाड़ियों की सेम है, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि फ्रिक्शनल फोर्स सेम है, राइट। और फ्रिक्शनल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपके पास एम ए होती है, राइट, एफ इक्वस एम ए होती है, राइट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है, और एफ इक्वस टू एम ए वाले फॉर्मूला के हिसाब से एक्सप्रेशन भी फिर सेम हो जाएगी, समझ गया? मास भी सेम है इसलिए फिर। यस, मास भी सेम है, तो यानी मास एवरीथिंग सेम है, सही है, तो इस वजह से सही हो गया। ठीक है। अच्छा जी, सो खैर हमने एक्सेलरेशन, अच्छा मैक्सिमम स्पीड बोल रहे हैं भाई, मैक्सिमम स्पीड, एक्सेलरेशन हमारे पास सेम है, सही है। मैक्सिमम स्पीड डिवाइड करेगी, डिसाइड करेगी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, क्योंकि ये तो सेम ही है, तो जिसका आर ज़्यादा होगा उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, सही हो गया। ये समझ में आ जाएगी, ये समझ में आ गया।
सो हमने कहा कि भाई y की ग्रेटर है x से, सही। मैक्सिमम स्पीड y की ग्रेटर हो गई x से, क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली रिलेट कर दिया। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर से a कांस्टेंट है हमारे पास, राइट। अच्छा, टाइम टेकन फॉर वन लैप ऑफ द ट्रैक, ओके फाइन। अच्छा जी, अच्छा, अगर तुम इस फार्मूला को देखो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है, देख सकते हैं इससे? नहीं देख फिर सकते क्योंकि हम बोलो बोलो। वो कर सकते हैं, वाई की भी ओमेगा निकाल लें और एक्स की भी, और फिर हाँ, निकाल भी सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, सही है। लेकिन ये है कि यस, आप निकाल सकते हो, यानी जो है ना, आपके पास देखो फोर्सेस ये आ गई हैं, दोनों के लिए फोर्स सेम रहेगी, राइट। सो दोनों के लिए आप आर दोनों का आपको पता है, सही है। एक के अंदर 27 ऐड करोगे तो दोनों के आर अलग अलग आ जाएंगे, राइट। 318 के अंदर 27 ऐड करोगे तो दूसरा आर आ जाएगा, सही। और फिर उसके बाद जो दोनों की स्पीड अलग अलग निकाल सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा। और फिर दोनों के लिए जो है ना, आप ओमेगा निकाल सकते हो, सही। आपको पता है ए इज इक्वल टू आर ओमेगा, सही है। सो अगर हम देखेंगे भाई, हमारे पास जो है स्पीड अलग अलग हमारे पास आ रही है, और क्या, और कैसे रिलेट कर सकते हैं? 2 पाई ओवर टी, सही है। या v इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर टी, नहीं ना, तीन चीज़ें वेरी कर रही हैं यहाँ पे, v भी वेरी होगा, r भी है और t भी है, दोनों का v अलग अलग आ रहा है, r भी ग्रेटर आ रहा है, सही है। तो फोर्स वाली इक्वेशन से वेरी करना। फोर्स वाली इक्वेशन से, उसमें तो ये मसला आएगा, f इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर ना, ये वाली कह रहे हो ना, m भी लगा लो अगर, क्योंकि m तो कांस्टेंट ही है वैसे, सही है। तो इसके अंदर शायद हमें निकालना पड़े यार, क्योंकि जो है ना, अगर आपके पास आर है तो दोनों के आर डिफरेंट है, राइट। मास दोनों का सेम है। ओमेगा के अंदर जो है 2 पाई अपॉन टी, अब टी जो है वो दोनों के अंदर, अच्छा चलो इसको हम एक्सपेंड अगर कर लें, सो एफ इज इक्वल टू m r ओमेगा। ओमेगा आपको पता है कि भाई आपके पास होता है 2 पाई अपॉन टी होता है, राइट, अपॉन टी, राइट। और इसका स्क्वायर कर दो, सही। m कांस्टेंट है, सही है। 2 पाई भी कांस्टेंट है, सही है। f भी कांस्टेंट है। सो अब आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा, टी स्क्वायर टाइम्स एफ, मैं टी स्क्वायर को वहां ले गया हूँ, सही, टाइम्स एफ इज इक्वल टू m r एंड देन 2 पाई कांस्टेंट उसको हटाओ, सही है। सो टी स्क्वायर इज सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, हाँ जी। वो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी कर सकते हो। और फिर इसको तुम देख लो, सही है। तुम कह दो कि भाई ये आपके पास है एक्सेल, ओमेगा की जगह तुमने रख दिया 2 पाई अपॉन टी, राइट, और स्क्वायर कर दिया, सही है। और फिर तुमने टी को जब वहाँ ले गए, सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, राइट। सो तुमने कहा ओके, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर? यस, एनी प्रॉब्लम? तुम चाहो तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हो, सही है। चाहो तो तुम इससे ऐसे सिर्फ प्रोपोर्शंस बना के सॉल्व भी कर सकते हो, राइट। खैर, हो गया ये। आ जाओ, ये हमारे पास दो क्वेश्चन थे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के, राइट। अब आ जाओ वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे, राइट। तुम्हें जो है एक सिनेरियो बना के दिया हुआ है कि जिसके अंदर तुम्हें स्टोन दिया हुआ है और उसका वेट भी तुम्हें दिया हुआ है, एंड दे आर यूजिंग ग्लू, okay, to one end p of the rigid rod cp as shown, okay fine, सही है। the rod is rotated about c so that stone move in the vertical circle of the radius 85 centimeter, fine। तो इसका मतलब है कि 85 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, राइट। और मेंशन कर दिया इन्होंने, the angular speed v of the stone gradually increase from zero until the glue snaps, okay, so the glue fix the stone, okay, the glue fixing the stone snaps when this tension is this much, ओके, टेंशन भी इन्होंने दे दी, राइट। अच्छा जी, फॉर द पोजीशन ऑफ द स्टोन एट विच द ग्लू स्नैप्स, सबसे पहली चीज उसने कहा कि भाई ऑन द डॉटेड सर्कल मार्क विद द लेटर एस द पोजीशन ऑफ द स्टोन स्नैप्स, राइट। अगर तो तुम इसको सोचो यहाँ पे, मतलब तुम्हें अभी यहाँ पे ये बताना है कि भाई कहाँ पे ग्लू स्नैप हो रही है, कहाँ पे ग्लू टूट रही है, राइट। सो अगर तो तुम इसको यहाँ पे एज्यूम करो, राइट, ये अगर तुम्हारे पास दो दो पॉसिबिलिटी, कि अगर तो तुम्हारे पास स्टोन यहाँ पे होगा, एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी जो तुम्हारे पास है ना वो यहाँ पे होगा, ये दो पॉसिबिलिटी है, राइट। इनमें से कहीं पे एक जगह पे ग्लू स्नैप हो सकती है, राइट, क्योंकि ये दो पोजीशन तो सेम ही है, राइट, ये दो पोजीशन तो सेम ही है, राइट। सो इसमें हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, सही है। सो अगर आप यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे आपके पास जो वेट ऑफ द स्टोन होगा वो डाउनवर्ड लग रहा होगा, सही, वेट। जो टेंशन होगी वो भी डाउनवर्ड लग रही होगी, राइट। सो अगर आप रिजल्टेंट फोर्स के लिए फार्मूला लगाओगे, सो टेंशन प्लस वेट इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। और अगर आप
टेंशन को अलग से वो करो, सो एफ सी माइनस डब्ल्यू। सो टेंशन बेसिकली यहाँ से आ रही है दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करने से, राइट। एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द टू थिंग्स, सो जो रिजल्ट आता है वो स्मॉलर आता है, राइट। सो इसका मतलब है टेंशन विल बी स्मॉलर एट मैक्स हाइट, राइट, मैक्स हाइट, ये मैक्सिमम पॉइंट। सही हो गया। सो ये तुम्हें पता चल गया। सही है। तो मैक्स हाइट पे तो इसका मतलब है जब टेंशन कम है तो ग्लू स्नैप नहीं होगी, जितनी ज़्यादा टेंशन होगी तो उतना ज़्यादा टूटने का चांस ज़्यादा है, राइट। जब नीचे होगा इधर तो वेट यहाँ पे होगा, राइट, वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा, राइट, टेंशन अपवर्ड होगी, राइट। अब यहाँ पे तुम जो इक्वेशन बनाओगे वो टी माइनस डब्ल्यू इक्वल्स एम ए, राइट, डब्ल्यू माइनस टी मत कर देना, राइट, एम ए कर दो, या तुम सेंट्रीब्यूटल फोर्स कर देते हैं, सेंट्रीब्यूटल फोर्स कर देते हैं, सही। डब्ल्यू माइनस टी मत कर देना, क्योंकि जो तुम्हारा मोशन है, ये जो तुम्हारी एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में, राइट। सो जितनी भी फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, उनको तुम पॉजिटिव लेने वाले हो, राइट, ये इसका कॉन्सेप्ट है, सही है। सो इस वजह से मैंने ये किया, सही है। सो टेंशन इज इक्वल टू एफ सी प्लस डब्ल्यू, राइट। सो तुम्हें दिख रहा है कि भाई दो चीजें एड अप होके तुम्हारे पास टेंशन बनी, इसका मतलब है कि टेंशन इस पॉइंट पे न्यूमेरिकली बड़ी वैल्यू होगी, राइट। तो इसका मतलब है कि ग्लू विल मोस्ट लाइकली टू बी स्नैप एट दैट पॉइंट, ओके। सो यहाँ पे जो है ना ग्लू स्नैप हो जाएगी, राइट, ये हमने मार्क कर दिया, सही है। सो हमने कहा कि भाई ग्रेटर टेंशन होगी इस पॉइंट पे, राइट, सही हो गया। और उसकी वजह से जो है ना ये ग्लू यहाँ पे ब्रेक हो सकती है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास पार्ट हो गया। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द स्टोन, फाइन भाई, एंगुलर स्पीड निकाल लेते हैं। अब देखो क्या करोगे, इसी पॉइंट पे करना है तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं कि टेंशन, सही है, सही है, टेंशन माइनस डब्ल्यू इक्वल्स एम ए कह लो या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं, राइट, एम ए के बजाय। सही, तुम्हें मैंने बता दी कि टी माइनस डब्ल्यू क्यों कर रहे हो, राइट, क्योंकि टी जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, और यानी जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में जो जो फोर्सेस होती है हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, राइट, और उसके अपोजिट जो होती थी हम उनको नेगेटिव लेते थे, राइट। सो ये तुम्हारे पास आ गई। अब तुम सॉल्व कर लो। सही है, टेंशन तुम्हें दी हुई है 18, माइनस वेट तुम्हें दिया हुआ है 3, राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए तुम्हें मास एम आर ओमेगा स्क्वायर ये लगा लोगे, राइट, और 18 माइनस 3 कर लोगे 15 आ जाएगा, सही है। सो ये तुम्हारे पास आ गया 15, सही, इज इक्वल टू मास के अंदर तुमने लग दिया 3 डिवाइडेड बाई 9.81, राइट, एंड आर तुम्हारे पास आ गया 85 या 0.85, सही है, और ये स्क्वायर होता है, सो ओमेगा स्क्वायर ले लो, सही है। सो अब इसको सॉल्व कर लो, सही है। सो 15 इंटू 9.81, ओके, divided by 3 into 0.85, right, and under root, right, is equals to omega, सही। वैल्यू बता दो कितनी आती। 7.6। 7.6। 7.6, 7.6, ओके। अच्छा, ये तीन क्वेश्चन हो गए। चलो, अब जो है एक क्वेश्चन बस मैं और करवाता हूँ, सही है, और फिर उसके बाद जो है ना मैं end करूँगा। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सही है, ये सर बैंक ट्रांस का है। बोलो भाई। सर इसका एक वो एनर्जी वाला क्वेश्चन भी आता है, वो करवा दो। ये वाला, ये एनर्जी क्या है, मतलब एनर्जी कुछ तो कॉन्सेप्ट दो। जी जी। देखो बेसिकली जो है ना वो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, सही है, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो इसी का है, सही है। लेकिन इसमें जो है ना थोड़ी सी इक्वेशन बनानी है, 2 मिनट में हो जाएगा ये, सही है। इसको देखते हैं उस पर भी आ जाएंगे, सही है। अच्छा देखो सीन ये है, इसका क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है कि भाई एक आपको बॉल दिया हुआ है, सही, उसके अंदर जो है ना बॉल गोल गोल घूम रही है, राइट, और बॉल का साइड वाला हिस्सा और बॉल आपको यहाँ पे बना के दी दी है, राइट। सो इन्होंने कहा सिर्फ ये डेरिवेशन है जो कि मुझे ड्राइव करनी है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, उस पर चलेंगे, सही। सो इन्होंने आपसे कहा भाई कि भाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल आर द वेट्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर ऑफ द बॉल ऑन द बॉल, ओके, एज शोन इन द फिगर 2.2, राइट, ये आपको दिया हुआ है, सही। अच्छा, द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर इज एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, ओके, बाय रिजॉल्विंग द रिएक्शन फोर्स, सही है। तो इसकी अगर तुम कंपोनेंट बनाओगे दो, सही, कंपोनेंट ये बन जाएगा, सही है, और दूसरा कंपोनेंट तुम्हारे पास ये बन जाएगा, सही, दैट विल गोइंग टू बी r cos theta and this is r sin theta, right। नाउ तुम्हें इस चीज को प्रूव करना है, राइट। सो तुम कह सकते हो कि भाई r sin theta will be equal to weight, right, and r cos theta, r
कॉस थीटा वो अनबैलेंस है, तो उसको हम जो है सेंट्रीपिटल फोर्स एफ के बराबर कर देते हैं, राइट। सही हो गया। अब तुम्हें पता है कि भाई तुम दोनों चीज़ों को डिवाइड कर दो, सही है, या तुम आर को सब्जेक्ट बनाओ, दोनों को सी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। मैं डिवाइड करूँ, सही है। सो जब मैं सर डिवाइड कर दूँ, बोलो। ये आपको कैसे पता आर कॉस थीटा एफ के बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स? नहीं नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स देखो, आर कॉस थीटा के अगेंस्ट कोई फोर्स लग रही है? नहीं लग रही, राइट, अनबैलेंस फोर्स है, राइट। सो अनबैलेंस फोर्स को मैंने एम ए के बराबर ले लिया, राइट, क्योंकि हम वो तो हम ले सकते हैं ना, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स इज रिजल्टेंट फोर्स एम ए होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो कह सकते हैं, क्योंकि वो भी तो रिजल्टेंट फोर्स है। समझ रहे भाई? जी सर। बस ये कॉन्सेप्ट है, सही है। सो जब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, सही है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, राइट, आसान तरीका है, सही है। वरना फिर आर को दोनों जगह सब्जेक्ट बनाओ, इक्वेट कर दो, सही है। सो ये आपके पास बन जाएगा आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर एफ, राइट। सो इससे इसको कैंसिल कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा गिव यू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ यहाँ पे आ जाएगा, राइट, और ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी होता है, वो मैं नहीं करवा रहा, सही, वो कैलकुलेशन का पार्ट है। याद रखना एक चीज, एक ट्रिक याद रखना पूरे लेवल्स के अंदर, अगर तो तुम्हें कोई क्वेश्चन के अंदर तुमसे वो किसी पहले पार्ट के अंदर तुमसे कोई डेरिवेशन करवा रहा है, राइट, या कि बहुत जगह आ रहा होता है, सही है, तुमसे अगर कोई भी पहले पार्ट के अंदर कोई डेरिवेशन करवा रहा है, राइट, देन याद रखना नेक्स्ट पार्ट के अंदर मोस्ट लाइकली होता है कि वो उसी डेरिवेशन को इन्वॉल्व कर ले तुम्हारी कैलकुलेशन के अंदर, राइट। सो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ क्योंकि मुझे सिर्फ ये देना था, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसने तुम्हें जो है ना एंगल बताया हुआ है, सही है, उसने तुम्हें जो है ना वो एंगल वगैरह बताया हुआ है, उसने उसने आपसे कहा हुआ है कि भाई इसकी जो है ना मुझे वो निकाल दो, स्पीड निकाल दो, राइट। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सो एफ को अगर तुम फर्दर एक्सपेंड करोगे, सो एम आर एम, ये तो वी स्क्वायर ओवर आर बन जाएगा, एम वी स्क्वायर ओवर आर बना लोगे इसको, राइट। और यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा टेन थीटा, राइट, इज इक्वल्स टू ये डब्ल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास एम जी, राइट, ये कैंसिल कर लोगे, राइट, एंड देन तुम्हारे पास सिंपल फॉर्मूला बन गया, राइट। तुम्हारे पास टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर जी ओवर वी स्क्वायर, राइट। अब देखो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ना, ये मैं क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, तो वहां पे करना, सही। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर ये इसी की आगे वाली फॉर्म लग रही है, राइट। सो ए लेवल्स के अंदर कहीं पे भी अगर तुमसे वो कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है, राइट, या कोई डेरिवेशन करवा रहा है, सो मोस्ट लाइकली होता है कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो उसी डेरिवेशन से इन्वॉल्व कोई क्वेश्चन देगा, तुम्हें अपनी प्रायर नॉलेज या तुम्हें अपनी कोई मेमोराइजेशन से तुम्हें उसको नहीं सॉल्व करना होगा, राइट। तो इस चीज़ को बस प्लीज़ अपने ध्यान में रखना, वरना फिर फंस जाओगे, सही, वरना फिर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, समझो। सो ये हो गया, चलो अब आ जाओ इस पे। अच्छा, अब जो जाना चाहे वो जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सही है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट करके मैं डाल दूंगा, सही है। सो मैं इसको मैं समझा देता हूँ, सही है। तो अगर तुम में से कोई फारिग बैठा है तो बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है। अगर कोई जाना चाह रहा है, किसी को और काम है, क्लास वगैरह है, तो वो जा सकते होगे। अच्छा जी, आ जाओ, ये समझते हैं। तुमसे कहा हुआ है कि तुम्हारे पास जो है एन अनपावर्ड टॉय कार इज मूव फ्रीली, सही है, along a smooth track that is initially horizontal, सही है। सो द ट्रैक, मेरे पास बाय द वे दो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, सही है, और एक बस ये क्वेश्चन है, राइट। ये दो क्वेश्चन है, फिर ये दो क्वेश्चन करके मैंने एंड करना है वैसे, सही है। अच्छा जी, सो द ट्रैक कंटेन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन अराउंड विच द कार ट्रेवल्स, राइट। ये इन्होंने हमें कहानी बता दी, सही है। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं कि भाई the initial speed at which the car in B move along the track is this, okay, determine whether the car is in contact with the track at point 5, show your working, right। ये तुमसे कहानी दी हुई है, सही है। अच्छा, अब देखो कहानी सीन क्या होगा। सीन यहाँ पे ये होगा कि आपके पास जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, सही, अनपावर्ड व्हीकल है, राइट। तो जैसे जैसे व्हीकल ऊपर जाएगी, गाड़ी ऊपर जाएगी, वैसे वैसे इसकी जो कांटेक्ट फोर्स है वो कम होती जाएगी, राइट, क्योंकि अनपावर्ड है तो स्पीड कम होती जाएगी, राइट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो डिसेलरेट करी होगी इसको, राइट। तो इसी वजह से जो आप कह लो कि इसकी जो आप कह लें कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो वीक होती रहेगी, राइट। सो ये मोस्ट लाइकली होगी कि जैसे ही ऊपर जाएगी तो ये गिर सकती है, राइट। इसने कहा है कि डिटरमिन वेदर द कार इज इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक एट पॉइंट वाई, राइट। अब देखो पॉइंट वाई पे अगर तुम इसकी एक्सेलरेशन निकालो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर 9.81 से ज़्यादा है, विच इज़ द ग्रेविटी, ग्रेविटी से अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी
कांटेक्ट में ही है, राइट, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ही अभी जनरेट हो रही है। लेकिन अगर गाड़ी जो है वो उससे कम हो गई है, 9.81 से कम हो गई है गाड़ी की एक्सेलरेशन, तो फिर क्या होगा कि गाड़ी नीचे गिर जाएगी, राइट, मतलब वो फिर जो है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो डोमिनेट हो जाएगी और ये नीचे गिर जाएगी, राइट। सही हो गया। सो अब इसको अगर हम सॉल्व करने की करें तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सही है। हमें ये पता है कि भाई अच्छा, एट दिस पॉइंट हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ होगी काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम यूज़ करें। सो एट दिस पॉइंट हमारे पास होगी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, राइट। और इस पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीपीई दोनों होंगी, राइट, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे कुछ ना कुछ मूव कर रही होगी। सही है। अच्छा, हमें ये भी नहीं पता कि वो बिल्कुल, अगर तो वो बिल्कुल ही रुक जाएगी, सही है, अगर तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो गिर ही जाएगी, राइट, ये बात तो पक्की है। सही है। अगर तो वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी सो इट विल फॉल, राइट। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट नहीं आप क्रिएट कर सकते कि भाई आपको कैसे पता है कि वेलोसिटी नॉन जीरो है, सो ऐसे आपने काइनेटिक एनर्जी ली। सही है। सो सेंसिबल बात है, क्योंकि अगर वेलोसिटी नॉन जीरो मतलब सर्कुलर मोशन हो गई तब कि जब वेलोसिटी नॉन जीरो है, राइट, और नॉन जीरो होगी फिर हमें ये देखना है कि इफ द एक्सेलरेशन इज ग्रेटर इनफ कि भाई सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो जाए देन हो जाएगा। अगर ग्रेटर इनफ नहीं है तो वेलोसिटी के होते हुए भी वो गिर जाएगी गाड़ी, राइट। सो आज जल्दी से निकालते हैं इसको। सो हमने यहाँ पे कह दिया काइनेटिक एनर्जी कह दी, सही है। सो काइनेटिक एनर्जी हम कर देते हैं, सही है, हाफ एम वी स्क्वायर, सही, एक्स पे इज इक्वस टू हाफ एम वी स्क्वायर वाई पे, राइट, प्लस एम जी एच, राइट। तुम्हें पता है कि भाई मास कांस्टेंट है, मास कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो 1/2, सही है, वी तुम्हारे पास आ रहा है 3.8 का फिर स्क्वायर। इधर हम वो डायरेक्ट एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते जो आपने पहले बताया था? एक सेकंड मैं आपके बस इसको कंप्लीट करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्यों नहीं यूज़ कर सकते। वी वाई का स्क्वायर, राइट, और प्लस जी 9.81, राइट, इंटू एच जो है वो हमारे पास, अब देखो ये इन्होंने 62 दिया हुआ है तो ये भी 62 होगा क्योंकि सर्किल है, राइट। सो सर्किल में दोनों चीज़ें एक ही बराबर होंगी, सही है। सो 0.62, सही है। अब यहाँ से निकाल लो। सो 1/2, सही है, इसकी वैल्यू बता दो भाई 3.8, सही का स्क्वायर, और माइनस 9.81 इंटू 0.62, राइट। एंड तुम इसको जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 करो और फिर अंडर रूट कर दो, सही है। यहाँ से इसकी वेलोसिटी बताओ जल्दी से। 1.51। ओके। सो वेलोसिटी एट वाई जो मेरे पास आ रही है, एट वाई जो मेरे पास आ रही है वो मेरे पास आ रही है 1.51 आ रही है, सही है। अच्छा, अब मैं कर लेता हूँ वी इज इक्वल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी वेलोसिटी एट वाई ओवर वी स्क्वायर ओवर आर, ये लगा देते हैं, राइट। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.51 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.62। एक्सेलरेशन निकाल दो कितनी आती है, दिस इज द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बाय द वे। 3.6703। सही है। सो इसका मतलब है कि आपके पास जो है ये उससे छोटी एक्सेलरेशन है, राइट। अच्छा एक सेकंड, गलत हो गया एक चीज़, रेडियस में डायमीटर इस्तेमाल कर लिया, रेडियस करना है सर ना। 3.1 जी भाई। इधर हम वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ जी आर। अंडर रूट ऑफ जी आर, अगर तुम वो इस्तेमाल करोगे यहाँ पे हम बेसिकली एक्सेलरेशन से कंपेयर करें ना, अगर तो चलो उससे कंपेयर कर रहे हो तो फिर ये चीज़ फिर आपने कंपेयर करनी होगी, सही, वो भी करते हैं। एक पहले इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, बता दें। 11.8। 135। सही है। 7.35, 7.35, ओके, मीटर स्क्वायर, ओके। अच्छा, अब देखो कि तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास ये जो एक्सेलरेशन आ रही है, सही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज स्मॉलर देन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज स्मॉलर देन एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, तो गाड़ी नीचे गिर जाएगी, राइट, क्योंकि फ्री फॉल डोमिनेंट है तो वो गाड़ी को नीचे ले डूबेगा, राइट। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब सबसे पहले एक बंदा ये कह रहा था कि भाई हम क्या ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, मुबीन आप कह रहे थे, यस, यही कह रहे हो। अब इस फॉर्मूले को आप किस पॉइंट पे लगाना चाह रहे हो। वेलोसिटी ने 3.8 दी हुई है, देखो अगर रेडियस। तो 3.8 की वेलोसिटी आप इस्तेमाल करोगे तो उससे इस पॉइंट की आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी, राइट। प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे गाड़ी ऊपर जा रही है ना वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि इट इज एन अनपावर्ड व्हीकल, राइट।
तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, ग्रेविटी उसको नीचे अट्रैक्ट करी होगी, राइट, समझ रहे हैं? तो उसकी वेलोसिटी थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन कांस्टेंट नहीं रहेगी, सो इट इज लाइक नॉट टाइप ऑफ नॉट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के इसके अंदर जो है ना तुम्हारे पास 3.8 हर जगह कांस्टेंट है, राइट, समझ लो। सर जी भाई बोले। सर ये लाजमी ऐसे ही करें, अगर हम लोग वो फॉर्मूला लगाएं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और फिर हाँ वो वही वही नॉट वही है ना, ये भी यहाँ पे तो वही लगाया हुआ है ना, ये देखना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2as हो जाएगा, सही है। अगर तुम इसी फॉर्मूला को रीअरेंज कर लो, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह तुमने जी रखा हुआ है, और एच ले लो, वही फॉर्मूला है ना, जी समझ लो। जी सर। सही है, तो एक ही चीज़ है। अच्छा जी, और इब्राहिम क्या बोल रहे हो आप? फिर कुछ नहीं, मुझे समझ समझ आ आ गया गया? ये तरीका। ओके फाइन। अच्छा बस एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद एंड करेंगे, सही है। सो ये कॉनिकल सर्किल है, सही है, और ये भी आजकल का नया क्वेश्चन आया ज़्यादा ज़्यादा, तो इसको निपटाते हैं, फिर उसके बाद एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सही है। अच्छा देखो सीन ये है कि तुमसे कहा हुआ है कि भाई तुम्हारे पास स्टील स्फेयर है, मास में दिया हुआ है, और उसने कहा कि सस्पेंडेड इन एन इक्विलिब्रियम, राइट, सही है, और आपके पास जो है स्फेयर जो है, द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज दिस सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्प्रिंग, राइट। सो इनिशियली जो है ना उसकी अनस्ट्रेच लेंथ तुम्हें दी हुई है, सही है, और फिर the sphere is now set in the motion so that so that it is moving in a horizontal circle at a constant speed, right, constant speed uniform circular motion आ गया, सही है, as shown in the figure, fine। आपसे कह रहा है कि the distance from the center of the sphere to the top of the sphere is now 10.8, राइट, वो स्ट्रेच हुई, स्प्रिंग स्ट्रेच हुई, तो उसकी वजह से ये हो रहा है, राइट। सो अच्छा, अब ये जो एंगल है, सही है, ये एंगल भी 27 होना चाहिए, राइट। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें कि द एंगल बिटवीन द लिनियर एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग, ये यहाँ तक कहानी कंप्लीट हो गई, अब ये यहाँ से शुरू हो रही है, राइट। सो है, so the angle between the linear axis of the spring and the vertical is 27, right, ये बात हो गई। अब इन्होंने कहा कि भाई शो दैट द रेडियस ऑफ द सर्किल, सही है, सो बेसिकली आपके पास जो है ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा और तुम उसका रेडियस निकाल लोगे, राइट, यानी तुम्हारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सही है। सो तुम्हारे पास ये 10.8 आ जाएगा, राइट, तुम्हारे पास ये 27 आ रहा है, सही है। सो तुम जो है वो साइन थीटा कर लो, सही है, साइन 27 इंटू 10.8 गिव्स यू द आर, कितना आ रहा है, 4.9 आ रहा है। जी ओके, सही है। अच्छा जी, उसके बाद तुमसे कह रहे हैं कि द टेंशन इन द स्प्रिंग, सही है। सो टेंशन इन द स्प्रिंग कैसे निकालोगे भाई? अच्छा जी, सो हमारे पास जो होगा वो यहाँ पे टेंशन बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करी होगी, क्या कहते हो? क्या हम ये बात कह सकते हैं कि टेंशन जो है वो, या फिर अगर हम इसको इक्वेट कर दें इससे कि भाई अगर हमारे पास जो है ना वेट है डाउनवर्ड, सही है, और टेंशन का अगर हम एक कंपोनेंट ले लें, राइट, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे होगा, वर्टिकली तो इक्विलिब्रियम पे होगा, हॉरिजॉन्टली जो है वन इक्वल होगा, राइट। सो अगर हम टेंशन का कंपोनेंट लें टी कॉस थीटा और इसको वेट के बराबर कर दें तो से भी काम निकल आएगा, राइट। सो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट, राइट। सो हमने जो है टी यहीं पे छोड़ दिया। थीटा 27 हो गया इधर। जी भाई, जी भाई, वही सेम ही चीज़ है। सो 0.29 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय कॉस 27, सही है, ये तुम्हारे पास आ गया। सर इसका थ्री टी पॉइंट कॉस टू थीटा तो समझ आती है, वेट के बराबर है, तो इसका जो दूसरा साइन थीटा वाला होगा वो फिर भाई सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटीपिटल, जी भाई, जी भाई, जी भाई, वेरी गुड, वो सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगा, यानी सेंटीपिटल फोर्स होगा वो। ये वाला बोलो क्या चीज़, क्या चीज़, फिर से दोबारा साइन टी बोलो तो। कॉस थीटा और वेट वाला। ओके, देखो, अगर तुम इस पॉइंट पे इसको, इस पॉइंट पे जाओ, राइट, सो आपके पास जो है, जो टेंशन इन द स्प्रिंग है, सही है, वो इधर लग रही है, सही है, टेंशन इन द स्प्रिंग वो इस डायरेक्शन में लग रही है, सही हो गया, एक बात हो गई। अच्छा, आपके पास जो वेट लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट, ये बात तो क्लियर है, टेंशन इस डायरेक्शन में आ गई, सही है। जी सर। अच्छा जी, सो और एंगल जो है वो टेंशन के बीच में, टेंशन और वर्टिकल के बीच में 27 आ रहा है, राइट, तो इसके अगर आप दो कंपोनेंट बनाओगे, सो एक कंपोनेंट इसका यहाँ बन जाएगा, राइट, जो कि आपके पास हो जाएगा
यहाँ पे फिर 27 आ जाएगा जी जी के हिसाब से, सही है। सो टी कॉस थीटा, राइट, ये 27 ले लो, टी कॉस 27, और ये हो जाएगा टी साइन 27। क्लियर हो गया? साइन 27, राइट। कॉस 27 जो है वो आपके उसको जनरेट कर देगा, कॉस 27 वो वेट को नलिफाई करेगा, बैलेंस करेगा, और साइन 27 जो है वो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स को जो है ना वो करेगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट करेगा, समझ लो। सो यहाँ पे हमने वो कर लिया, टेंशन की वैल्यू निकाल दो कितनी आ रही है, वैसे दी हुई है 3.2 ही आ रही होगी। समझ में आ गया सबको? रिवाइज समझ में आ गया? अच्छा जी, यस सर। परफेक्ट। अच्छा, दो पार्ट है बस, सही है। तीन पार्ट है, सही है। सो तुमसे कह रहे हैं द स्प्रिंग ओबेज द हुक्स लॉ, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, सही है। सो टेंशन हमारे पास है, एक्सटेंशन भी हमारे पास है, राइट। हम हुक्स लॉ लगा रहे थे, सही है। सो टी इज इक्वल टू, बल्कि टेंशन नहीं होगी, जो नेट फोर्स होगी स्प्रिंग पे वो हुक्स लॉ के बराबर होगी, राइट। सो एफ नेट, जो नेट फोर्स होगी वो आपके पास होगी के एक्स के बराबर, राइट। सो जो नेट फोर्स आपके पास लग रही है वो आपके पास है टेंशन, राइट, 3.2 माइनस वेट, राइट, विच इज 0.992 इंटू आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा, 9.81। सही हो गया, ये आपके पास इसके बराबर हो जाएगी, सही है। और जो एक्सटेंशन आपके पास आएगी वो एक्सटेंशन आपके पास कितनी आएगी, सही है, 8.5 माइनस 10.8 माइनस 8.5 कर लो, सो के, और सर डिवाइड बाई इधर एक्स। माइनस क्यों कर रहे हैं? जी भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन ना, एट, एक सेकंड बता दूं, माइनस 8.5। जी भाई, पूछो। सिर्फ 3.2 नहीं लेंगे हम यहाँ? नहीं ना, 3.2 तो आपके पास टेंशन आ रही है ना, टेंशन इन द स्प्रिंग आ रही है, राइट। लेकिन जो पूरी जो टेंशन, जो पूरा जो स्प्रिंग है उस पर जो ओवरऑल फोर्स होगी हमें तो उसको कंसिडर करना है ना, समझ लो आप, राइट। क्योंकि ये जो फोर्स होती है, यानी F इज इक्वल टू के एक्स के अंदर जो फोर्स होती है दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स ना, वो एक फोर्स तो नहीं है, टेंशन तो नहीं होती वो, समझ रहे हो आप? सर सर लेकिन वेट, टेंशन और वेट ऑपोजिट तो नहीं है? देखो, आप इसको ऐसे ना सोचो, आप इसको ना अम, अगर आप इसको यूं सोचो कि भाई ये इसी डायरेक्शन में ये है, सही है, लेकिन उसमें फिर एक मसला आएगा, यानी हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है, चलो अगर हम वेट का, नहीं, वेट का कंपोनेंट बनाने की तो जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन हमारे पास आ रही है, टेंशन भी हमारे पास आ रही है, द टेंशन स्प्रिंग, और मतलब जो है ना, अगर आप इसको वर्टिकल एज्यूम करो, सही है, अगर आप इसको वर्टिकल एज्यूम करो, सही है, वर्टिकल, सो आपके पास फिर जो है ना स्प्रिंग की टेंशन इस डायरेक्शन में होगी और वेट इस डायरेक्शन में होगा, राइट। सर और ये एफ, मैं कह रहा हूँ ये एफ नेट टी साइन 27 नहीं होगा, मतलब बाकी दो तो बैलेंस हो रहे हैं आपस में, तो फिर बाकी रिजल्टेंट तो वही होगा, टी साइन 27। यानी हम वर्टिकल डायरेक्शन में रहे ना, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट तो उस इसी डायरेक्शन में होगा ना, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट तो वर्टिकल फोर्स की वजह से होगा ना, जो स्ट्रेचर कंप्रेस करवा रहा है, समझ लो। वो तो दूसरी वाली फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के काम आएगी, टी साइन 27 जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के काम आने वाली है, समझ लो। जी सो ये, सो यहाँ पे आपके पास अगर आप इसको इस तरह से एज्यूम कर लो, सही है, सो आपके पास ये जो है यानी एक्सटेंशन, मूवमेंट की वजह से एक्सटेंशन आ रही है, और उस एक्सटेंशन को हमने 10.8 माइनस 8.5 कर लिया, और फोर्स हमने निकाली टेंशन माइनस वेट करके, सही है। सो तुम्हारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा, निकाल दो जल्दी से। सर लेंथ क्यों आपने सब्ट्रैक्ट की? क्योंकि देखो हमें तो एक्सटेंशन चाहिए होती है, राइट, और एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि ओरिजिनल लेंथ, राइट, जो कि आपके पास जो है ये थी, और एक्सटेंडेड लेंथ जब आप इसको मूव कर रहे हो तो उसकी वजह से जो एक्सटेंशन आएगी तो वो एक्सटेंडेड लेंथ हो जाएगी, राइट। और एक्सटेंशन के लिए आप एक्सटेंडेड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ करते हो, राइट। सर जब वो वर्टिकल होगा तो हमें कैसे पता है कि टेंशन सेम रहेगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना,
मतलब हम ये नहीं एंगल चेंज नहीं कर रहे ना, एंगल चेंज नहीं कर रहे, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे, वरना फिर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस वजह से टेंशन हर पॉइंट पे सेम ही होगी, क्योंकि आपका रेडियस सेम है हर जगह पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म करोगे तो रेडियस चेंज हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म करोगे तो फिर सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, राइट? फिर वो आपके इफ्स आ जाएंगे सारे। ओके, कितना आ रहा है भाई? 0.15। ओके, 0.15। सही। अब तुमसे कह रहे हैं कि भाई डिटरमिन द सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, सही है। सो एफ इज इक्वल्स टू, ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के लिए हम अगर कर दें ए इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, तो उससे काम हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं हो सकता। हम इसको बजाय ना एम ए लगा देते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगा देते हैं, राइट? और एफ के बजाय यानी विच इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एफ, या टी साइन थीटा रख लेते हैं, टी साइन थीटा इक्वल्स एम ए, राइट? सो टी हमारे पास आ जाएगा 3.2, एंड देन तुम्हारे पास आ जाएगा साइन 27, राइट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉब इज 0.29। सही, ये आ गया। सेंटीपीटल एक्सलेशन जो भी निकलेगी वो यहाँ से आ जाएगी, और फिर उसके बाद जो है तुमसे पीरियड पूछा है, राइट? सो ए इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर लगा लो, और ए की जगह पे तुमने जो भी वैल्यू आई है वो यूज़ कर लो, राइट? और आर तुम्हारे पास है, क्या हमने आर निकाला था पहले वाले पार्ट में? निकाला था, यस, 4.9, राइट? सो 4.9 सेंटीमीटर था, यस। सो 0.049, सही है। और आर आ गया, ओमेगा की जगह आप रख लो 2 पाई और ओवर टी, सही, स्क्वायर कर लो। सो आपके पास आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू ए की जो भी वैल्यू आ रही है वो, सो तुम्हारे पास आ जाएगा 0.049 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये तुम्हारा ए की क्या वैल्यू आ रही है भाई? ए की वैल्यू बताओगे? 5। 5 आ रही है, ओके। ए की वैल्यू तुम लोग कह रहे हो 5 आ रही है, ओके, सही है। सो यहाँ पे रख लो, आ जाएगा, सही है। चलो बस, इसका मतलब है कि क्वेश्चन भी करके रखने पड़ेंगे। चलो खैर, सो हम जो है, ये हमारे पास जो है ना, तुम्हारे पास ये पूरा सोल्यूशन इसका हो गया, राइट? अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ रात के रात ही, पूरी फाइल ही भेजूँ, 8-9 क्वेश्चन ये, उसको अटेम्प्ट करो, और फिर इंशाल्लाह जो है वो हम ये हमारा पहला चैप्टर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे, सही है? चलो बस, चलें जी, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाफ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़।